Good morning, students. Shoaib Tyagi here, lecturer at Pet College Science and Technology, Rampur. Welcome to Impact Agri Classes. Students, लगातार हम आपके लिए लेक्चर लेके आ रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी उससे ही हमने स्टार्ट किया है। हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फार्म मशीनरी का सब्जेक्ट है हमारा, वो मैंने स्टार्ट किया है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन पे, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर फार्म मशीनरी में हमारे कुछ समझ में नहीं आता है, सर आप फार्म मशीनरी पढ़ाइए। तो इसी उन्हीं की डिमांड पे मैं ये लेक्चर आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और वो स्टूडेंट्स कमेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं कि सर समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से सब कुछ हमारे समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, फार्म मशीनरी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे हमारे लिए एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है, इसी तरह हमारे लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस है। तो इसका इम्पोर्टेंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बता दिया था कि क्या क्या इम्पोर्टेंस इसके हैं हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। लेकिन आज हम आपके लिए वो प्रीवियस लेक्चर जो हमने पीछे लेक्चर जो लिया था, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें कुछ चीजें हमारी छूट गई थी, कुछ चीजें रह गई थी लेक्चर लंबा होने की वजह से। वो हमने आपसे बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में वो चीजें कवर करेंगे। तो वही लेक्चर, वही कंप्लीट लेक्चर मैं यहाँ पे करने के लिए आया हूँ आपका, क्योंकि डिटेल अगर दे रहा हूँ आपको, कंटेंट दे रहा हूँ तो कंप्लीट कंटेंट दूं, ऐसा नहीं कि अधूरा कंटेंट दे दूं तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आएगा और वो नोट्स भी अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हम आपके लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको रिमाइंड कराता हूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या क्या बताया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले तो हमने पढ़ा था हमारे स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेटस ऑफ फार्म मशीनरी इन इंडिया, स्टेटस ऑफ फार्म मशीनरी इन इंडिया, स्टेटस ऑफ मशीनरी इन इंडिया। ये सारी चीजें हमने कल डिटेल में देखी थी। और इसके साथ में हमने क्या देखा था, सोर्स ऑफ फार्म पावर, कि हमारे फार्म पावर की कौन कौन सी सोर्स है, कौन क्या क्या स्रोत है। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी। उसमें मैंने दो टाइप की सोर्स बताई थी आपको, एक मोबाइल सोर्स बताई थी और एक हमारी थी स्टेशनरी। तो मोबाइल वो सोर्स होती है, अगर मैं रिमाइंड कराऊं आपको, तो जिनके अंदर मोबिलिटी होती है, मतलब गति होती है। और स्टेशनरी वो होती है जिनके अंदर जो अगतिशील होते हैं। मोबाइल पावर कौन सी होती है, जिनके जो गतिशील होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की पावर मैंने आपको बताई थी। मोबाइल पावर में वो पावर आ जाएंगी, हमारे फार्म की वो पावर आ जाएंगी जो हमारे चल फिर कर काम करती है, जो अपने एग्रीकल्चर टास्क को कंप्लीट करने के लिए उनको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर हमारा क्या करता है, वो चल फिट के भी काम करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो एक ही जगह रह के वो काम करता है, एक जगह रह के भी कर सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम क्या है, हमारा चल फिर के काम करता है। तो ट्रैक्टर हमारा किस में आएगा, मोबाइल पावर में आएगा। एक हमारा ह्यूमन यानी कि मानव भी किस में आएगा, हमारा मोबाइल पावर में आएगा। तो जो चीजें हमारी फील्ड में, हमारे खेत में, हमारे फार्म पर जो भी पावर लग रही है, वो पावर हमारी चल फिर के काम करेगी। जैसे कंबाइन का एग्जांपल ले सकते हो, कंबाइन हमारी क्या करती है, चल फिर के वर्क करती है ना, उसके अंदर मूवमेंट होता है, गति करके वो काम को कंप्लीट करती है, टास्क कंप्लीट करती है। तो वो हमारी कैसी हुई, वो किस प्रकार की पावर हुई हमारी स्टूडेंट्स, वो हमारी पावर हुई मोबाइल पावर। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने स्टेशनरी पावर आपको बताया था। स्टेशनरी पावर वो होती है जो एक ही जगह रहकर, जिनके अंदर गति नहीं होती है और अगतिशील होती है, जो एक ही जगह रहकर अपने टास्क को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो वो उसके एग्जाम्पल में बात करूं तो उसके एग्जाम्पल हम थ्रेसिंग मशीन मैंने बताया था, चारा काटने मशीन, चारे काटने वाली मशीन आपको बताया था, चाप कटर जिसको हमने बोला था, डीजल इंजन बताया था, वाटर पंप बताया था। ठीक है, और हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की कुछ रिसोर्स बताई थी मैंने, सोलर एनर्जी बताया था, बायोगैस एनर्जी बताया था। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में दे चुका हूं। अगर आपको ये लेक्चर को अच्छे से समझना है तो प्लीज आपको प्रीवियस लेक्चर को पहले वॉच करना पड़ेगा। वो उधर जो मैंने डिटेल में दिया है वो मैं आपको रिमाइंड कराने, थोड़ा बहुत आपको रिमाइंड कराने के लिए बता सकता हूँ, लेकिन डिटेल में उसी लेक्चर में आपको दिया हुआ है। तो प्लीज गो टू द प्रीवियस लेक्चर एंड देन वॉच दिस। पहले उस पर जाइए आप, फिर आप इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि इसके बिना आपके समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट चलते हैं हम, हमारा आज का जो टॉपिक है वही सोर्स ऑफ फार्म पावर हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमने
ह्यूमन पावर बता दिया था आपको। तो ह्यूमन पावर में हमने आपको बताया था कि हमारे जो एक हमारा वयस्क आदमी या एक स्वस्थ आदमी हमारा कितनी पावर जनरेट कर सकता है, ये भी बता चुका था आपको। 0.5 HP वो पावर जनरेट कर सकता है। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में दे दी थी कल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो चलो स्टूडेंट, सोर्स ऑफ फार्म पावर में हमारी दूसरी पावर आ गई है। सेकंड पार्ट है हमारी सोर्स ऑफ फार्म पावर का। एक हमने ह्यूमन पावर देखा था, ठीक है। आज हम देख रहे हैं ह्यूमन पावर, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। यहाँ पे हम देखेंगे एनिमल पावर। तो स्टूडेंट्स, एनिमल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फार्म पावर की बात करें तो आज भी हमारे इंडिया में लगभग 30% जो खेती है, 30 से 40% खेती हमारी एनिमल पे निर्भर है। बहुत सी चीजें हम एनिमल से करते हैं, जैसे कि हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, वीड मैनेजमेंट करते हैं, खरपतवार का प्रबंध हम एनिमल की मदद से करते हैं, कल्टीवेटर की मदद से करते हैं। और हम आज भी अपनी खेती में हल का यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे स्मॉल फार्मर जो होते हैं, जो हमारे छोटे फार्मर है, स्मॉल फार्मर, तो वो आज भी हल का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर आप गांव में जाके देखें तो आपको वहां पे आपको बैल जरूर मिलेंगे, बुलक आपको जरूर मिलेंगे किसान के पास में। गांव में आपको देखने को मिल जाएंगे और वो उससे काम करते हैं, ठीक है। अपने फार्म वर्क को वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उनसे बहुत सारे काम लेते हैं, जैसे कि बोझा ढोना, ठीक है। ये भी वेट लिफ्टिंग का भी उनसे काम लिया जाता है बैलों से। और हमारा खेती का, हमारे क्रॉप कल्चर में भी उनसे काम होता है। फसल जो हमने लगाई हुई है उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन वगैरह भी हम एनिमल के द्वारा ही करते हैं। तो आज भी हमारे लिए, हमारे इंडिया में एनिमल की इम्पोर्टेंस बनी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एनिमल खत्म हो गए हैं, पूरा हम मैकेनाइजेशन पे निर्भर हो गए, नहीं। आज भी एनिमल इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम एनिमल के बारे में। तो एनिमल की अगर हम बात करें तो हमारे जो एनिमल है उनका जो वर्क है वो उनके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। मतलब वो कितना पावर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, कितनी उनके अंदर वो फील्ड में शक्ति लगा सकते हैं अपना, कितना वो काम कर सकते हैं, कितना वो शक्ति को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी उसके भार पर, उसके बॉडी वेट पर, उसके शरीर के भार पर निर्भर करता है। तो शरीर के भार के हिसाब से हमने यहाँ पे 4 टाइप के एनिमल आपको बताए हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, ठीक है। क्योंकि जब बॉडी वेट पे हमारा जो एनिमल का पावर है वो डिपेंड कर रहा है, तो हमने इसको क्लासिफाई किया है आपके लिए। 4 हमने टाइप्स आपको बताए हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल अकॉर्डिंग टू इट्स बॉडी वेट। तो सबसे पहला हमारा एनिमल है वो कौन सा है? स्मॉल एनिमल, ठीक है, छोटा एनिमल। तो इनके बॉडी वेट की बात करें, जो स्मॉल एनिमल है उनके बॉडी वेट जो होता है वो 200 से 300 किलो होता है। 200 kg टू 300 kg के आसपास ये हमारे इसका बॉडी वेट रहता है, ठीक है। और सेकंड, हमारा जो सेकंड टाइप है वो कौन सा है? मीडियम एनिमल। तो मीडियम एनिमल हमारे जो होते हैं उनका जो बॉडी वेट होता है वो 300 किलो से 400 किलो के आसपास रहता है। फिर थर्ड टाइप है हमारा, इसका तीसरा जो एनिमल का टाइप है वो कौन सा है? लार्ज एनिमल। तो लार्ज एनिमल में हमारे 400 से 500 किलो के एनिमल आएंगे, ठीक है। फिर हमारे फोर्थ टाइप है कौन सा? हैवी एनिमल। तो हैवी एनिमल में हमारे 501 से 600 किलो के हमारे जानवर उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये इनके 4 टाइप मैंने आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बताए हैं, क्योंकि एनिमल पावर जनरेशन अपने बॉडी वेट के हिसाब से करता है। जितनी ज्यादा उसके अंदर बाहर, उतना ज्यादा वो क्या करेगा? पावर जनरेट कर सकता है, शक्ति या अपने काम करने में उतनी क्षमता उसकी वो लगा सकता है, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो अब हमने एक टेबल भी आपके लिए यहाँ पे बनाई है। ये प्रीवियस लेक्चर का ही डाटा मैंने आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कल लंबा हो जाता लेक्चर, इसकी वजह से मैंने आपको उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये टेबल हमने आपके लिए बनाई है। तो इसमें मैंने टेबल में आपको दिया है, पहला को दिया है मैंने नेम ऑफ एनिमल, ये दिख रहा हो आपको, नेम ऑफ एनिमल और पावर जनरेशन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, ठीक है। इसको आप लिख लेना है, पावर जनरेशन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो एनिमल है, इसमें एनिमल वो कौन सा है? बुलक। अच्छा स्टूडेंट, मुझे आप ये बताइए, बुल एक होता है हमारा बुल, एक होता है बुलक, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? चलो मैं बताता हूँ आपको क्या डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, हमारा बुल होता है, क्या होता है? अनकास्टेटर एनिमल होता है। कौन सा? हमारा बुल। और जो हमारा बुलक होता है वो होता है कास्टेटर एनिमल, ठीक है।
मतलब जो हमारे बैल होते हैं उनका हम क्या कर देते हैं, बध्याकरण कर देते हैं, और जो हमारे सांड होते हैं वो उनको हम बुल को हम सांड कहते हैं, बुलक को हम बैल कहते हैं। तो बैलों का बध्याकरण हम कर देते हैं, लेकिन बुल का हम बध्याकरण नहीं करते, उसका हमारा बुल। और जो हमारा बुलक होता है वो होता है कास्टेटर एनिमल, ठीक है। मतलब जो हमारे बैल होते हैं उनका हम क्या कर देते हैं, बध्याकरण कर देते हैं, और जो हमारे सांड होते हैं वो उनको हम बुल को हम सांड कहते हैं, बुलक को हम बैल कहते हैं। तो बैलों का बध्याकरण हम कर देते हैं, लेकिन बुल का हम बध्याकरण नहीं करते। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको साइंटिफिकली वजह बताऊं इसकी कि बध्याकरण करने की वजह क्या है बैलों में, तो बध्याकरण करने की वजह ये है स्टूडेंट्स कि हमारे जो बैल हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम उनका बध्याकरण नहीं करेंगे एनिमल का, तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं अपने काम को। अगर पास में कोई गाय वगैरह है तो उसे देख के वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमने बध्याकरण नहीं किया है तो हम इसलिए उनका क्या कर देते हैं, बध्याकरण कर देते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारा जो एनिमल है वो अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर पाए, अपने वर्क को वो अच्छे से कर पाए, और फुल एनर्जी के साथ में वो अपने काम को कर पाए, ठीक है। और एक तो ये बात हो गई कि डिस्ट्रैक्ट ना हो हमारा एनिमल, इस वजह से हम बध्याकरण करते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं तो हमारा जो, अगर हम बध्याकरण नहीं करेंगे तो एनिमल का जो एनिमल के अंदर सीमन का प्रोडक्शन होगा, मतलब वीर्य बनेगा उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, ठीक है। जब उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, उसके अंदर सीमन प्रोड्यूस होगा, तो कुछ एनर्जी उसके शरीर की सीमन प्रोड्यूस करने में तो जाएगी ना, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल जाएगी। तो वो हमारी कितने परसेंट एनर्जी सीमन प्रोड्यूस करने में एनिमल अपने लगाता है, तो 20% एनर्जी वो सीमन का उत्पादन करने में, अपने शरीर की वो सीमन उत्पादन करने में लगाता है। तो 20% एनर्जी तो उसकी सीमन उत्पादन में चलेगी, बची 80% एनर्जी, वो 80% एनर्जी फिर वो आपके फील्ड में लगाएगा, ठीक है। तो हम 80% एनर्जी का क्यों ही यूज करें, हमको तो 100 के 100% एनर्जी का यूज करना सही रहेगा हमारे लिए। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, उनका बध्याकरण कर देते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी खत्म कर देते हैं, ठीक है। जिससे उसकी 100% एनर्जी आपकी फील्ड पर लगे। जो 20% एनर्जी उनकी सीमन प्रोडक्शन में लग रही है, वो एनर्जी भी कन्वर्ट होकर उसकी फील्ड पर ही लगे, अगर हमने उसका बध्याकरण कर दिया है तो, ठीक है। और जो हमारे बुल होते हैं उनको हम, बुल तो आप देखते हो जो टहलते रहते हैं ना इधर गलियों में और गांव में, कस्बों में, और आवारा पशु जो हमारे होते हैं उनको बुल बोलते हैं। तो ये तो आवारा हो गए, लेकिन हम बुल की रियरिंग भी करते हैं, उनको पालते भी है सांड को। तो इनको रिसर्च स्टेशनों पे पाला जाता है, किस लिए, ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए, ठीक है। नई ब्रीड को पैदा करने के लिए, नई हाइब्रिडाइजेशन के लिए इनको पाला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो चीजें बता दी है, बुल और बुलक पे डिफरेंस। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्योंकि हम बुलक का यूज करते हैं एग्रीकल्चर वर्क के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हमारा पहला नाम किसका आया, बुलक का आया है। बुलक हमारा क्या होता है, हमारा कास्टेटर एनिमल होता है, बध्याकरण किया हुआ एक जानवर होता है, ठीक है। तो बुलक हमारा अपने बॉडी वेट का 10% एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बॉडी वेट का 10% एनर्जी, वो 10% पावर जनरेशन उसका होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम बुलक के बॉडी वेट की बात कर रहे हैं, तो 10% वो पावर जनरेशन करता है अपनी बॉडी वेट का। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि हमारा वन पेयर ऑफ बुलक कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है स्टूडेंट्स। वन बुलक का, बैल का एक जोड़ा कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो 1 HP एनर्जी वन पेयर ऑफ बुलक हमारा प्रोड्यूस करता है। एक बैल का जोड़ा 1 HP 1 हार्स पावर क्या करता है, वो जनरेट करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ह्यूमन के बारे में, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारा ही एक ह्यूमन कितनी पावर जनरेट करता है, तो उसमें बताया था मैंने 0.05 HP के आसपास मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 1 HP पावर कितने ह्यूमन कर सकते हैं, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो 10 आदमी या 10 इंसान हमारे 1 HP पावर, 10 स्वस्थ इंसान हमारे 1 HP पावर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करते रहना, नोट डाउन करते रहना, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यही पॉइंट है कि वन पेयर ऑफ बुलक कितनी पावर जनरेट करता है, 1 HP पावर जनरेट करता है, ठीक है। और सेकंड हमारी बात करें हम बुफैलो की, भैंस। तो आप हंस रहे होगे, सर भैंस का क्या काम फार्म में,
खेती में कुछ कुछ कंट्रीज में किसान भैंस का यूज भी करते हैं फार्म वर्क करने के लिए, अपनी खेती का काम करने के लिए वो भैंस का यूज भी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपके देश में भैंस का यूज नहीं है तो कहीं भी नहीं होता होगा, अदर कंट्रीज में होता है, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज है उनमें, जो वेस्टर्न कंट्री है खासकर उनमें होता है, ठीक है। तो हम देखें, अगर बात करें तो हमारा जो बुफेलो है वो 12% एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है अपनी बॉडी वेट की, ठीक है। और हमारा थर्ड क्या है, कैमल। कैमल का भी काम होता है एग्रीकल्चर वर्क में। कैमल हमारा इंटरकल्चर ऑपरेशन तो नहीं कर सकता है, उसका हम किस में यूज करते हैं, बोझा ढोने में, ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट किस प्रकार का करते हैं हम भाई, रेगिस्तान में, जो हमारे रेगिस्तान होते हैं वहां पे, तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, कैमल को। तो ज्यादातर ऊंट ही वहां पे यूज होते हैं। तो वो किसान अपने प्रोड्यूस को, अपने उत्पादन को मार्केट तक ले जाने के लिए ऊंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट या बोझा ढोने के पर्पज से भी हम ऊंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऊंट अपने बॉडी वेट का कितने परसेंट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो 18% अपनी बॉडी वेट की वो एनर्जी या पावर जनरेट कर सकता है, ठीक है। अगर हम डंकी की बात करें तो डंकी सबसे ज्यादा पावर, अपने बॉडी वेट की सबसे ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है, ठीक है। फिर भी इसका यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में नहीं, इसका यूज विदेशों में होता है, डंकी का यूज होता है, ठीक है। घोड़े का भी यूज होता है। घोड़े का आपने एक बुक पढ़ी होगी, जो हमारे जेथरो टूल ने बुक लिखी थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। जेथरो टूल जो हमारे जिन्होंने वीड साइंस टर्म दिया है, ठीक है, तो उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। तो उन्होंने उस बुक में सारी टर्मिनोलॉजी बताई है, सारे वो टेक्निक बताई है जिस टेक्निक का यूज करके हम घोड़े से एग्रीकल्चर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारी डंकी की, तो डंकी कितने परसेंट एनर्जी, अपने बॉडी वेट कितने परसेंट पावर जनरेट करता है, तो 32% पावर जनरेट करता है, लेकिन फिर भी इसका हम इंडिया में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें, हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको एनिमल के बारे में सारी चीजें बता दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। तो मैकेनिकल पावर की बात करें हम यहाँ पे, मैकेनिकल पावर में हम अगर ट्रैक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मैकेनिकल पावर है हमारे पास में, वो क्या है, ट्रैक्टर है, ठीक है। तो ट्रैक्टर में हमारे पास, ट्रैक्टर हमारे 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किए हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी है, इंडिया में 3 कैटेगरी के ट्रैक्टर या पावर के, उनकी पावर के हिसाब से इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 कैटेगरी के ट्रैक्टर अवेलेबल है इंडिया में, आप ऐसे समझ सकते हो। तो 20 से 30 एचपी के जो ट्रैक्टर है इंडिया में, 20 से 30 एचपी के ट्रैक्टर, वो 25% है। 25% ट्रैक्टर कितने एचपी के हैं, 20 से 30 एचपी के। अगर हम बात करें 31 से 41 एचपी के ट्रैक्टर की, तो वो 60% है। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हमारे 31 से 41 एचपी के हैं फार्मर के पास में, ठीक है। यही इनका ही ज्यादा हमारे यहाँ पे नहीं ज्यादा, इतने एचपी के ट्रैक्टर को, 31 से 41 एचपी के ट्रैक्टर को ज्यादा बनाया जाता है, ठीक है। इन्हीं का फार्मर ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो 31 से 41 एचपी के ट्रैक्टर कितने परसेंट है, 60%। तो 41 एचपी के ट्रैक्टर और 41 एचपी या उससे एबव, 40 एचपी या उससे ज्यादा वाले जो ट्रैक्टर है वो कितने परसेंट है इंडिया में, 15%, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। 3 कैटेगरी के ट्रैक्टर इंडिया में अवेलेबल है, तीनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आप इसको साथ साथ नोट करते चले। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 एचपी। 1 एचपी जो पावर है वो कितने हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है, 2 हेक्टेयर एरिया के लिए वो हमारी सफिशिएंट है, ठीक है। अगर 2 हेक्टेयर एरिया हमारा किस बेस पे, अगर हम मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, हम साल में एक फसल ले रहे हैं, तब ये कंडीशन लागू होती है। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हो फिर भी 1 एचपी पावर या आपके 2 हेक्टेयर एरिया के लिए 2 हेक्टेयर एरिया कमांड एरिया हो उसका, ठीक है। नहीं, अगर आप मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं तो तब 1 एचपी जो पावर है हमारी वो 2 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है। अब आप इसमें लगा सकते हो कि आपके पास में कितने हेक्टेयर भूमि है, उस जितनी भी हेक्टेयर भूमि उसके अकॉर्डिंग आप 1 एचपी से इसको डिवाइड कर देना भाई। 2 हेक्टेयर के लिए अगर 10 हेक्टेयर है भूमि आपके पास में, तो आपको कितने एचपी की जरूरत होगी, तो आपको 15 एचपी के, 15 से 20 एचपी ट्रैक्टर की आपको इतनी पावर की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे बात करें 1 HP जो हमारी पावर है, अगर हम वहां पे मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, मोनोक्रॉपिंग तो हमने बता दिया आपको 2 हेक्टेयर एरिया मोनोक्रॉपिंग के लिए 1 HP पावर हमारी सफिशिएंट है। लेकिन हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो कितनी पावर की जरूरत होगी हमारी? 1 HP 1 HP पावर कितनी, 1 HP पावर का कमांड एरिया कितना होगा? तो वो हमारा होगा 1.5 हेक्टेयर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो। मतलब अगर मल्टीपल क्रॉपिंग है तो वही 1 HP पावर हमारी 1.5 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हम फसल एक से ज्यादा फसल ले रहे हैं साल में। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा फसल हम साल में ले रहे हैं, तो एक ट्रैक्टर का यूज भी इस लिहाज से ज्यादा होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा क्या है, 1 HP पावर 1.5 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब बात करें हम 35 HP के ट्रैक्टर, हम 35 HP का जो ट्रैक्टर होता है उसका एवरेज कमांड एरिया हमारा कितना होता है? 15 हेक्टेयर। इसको नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15 हेक्टेयर, अगर हम 15 हेक्टेयर मैंने आपको बता दिया, तो हमारा जो 35 HP का ट्रैक्टर है वो कितने वाट के बराबर होता है? हमारा 261 किलोवाट के बराबर होता है। ठीक है, 261 किलोवाट के वो बराबर होता है। 35 HP पावर कितने किलोवाट के बराबर होता है? 261 किलोवाट के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर टिलर। तो पावर टिलर हमारी क्या है, अगर हम इसकी बात करें अबाउट ए मॉडल, इसके मॉडल तो 8 से 12 HP के बीच में इसके मॉडल तैयार हुए हैं इंडिया में। मैक्सिमम लेवल पे इसका जो मॉडल है वो 8 से 12 HP के बीच में है। ठीक है, और पावर टिलर का हमारा जो कमांड एरिया होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सब चीज बता दी, पावर टिलर क्या होते हैं, सारी चीजें मैं उसका पिक्चर भी लगाया हूँ पावर टिलर का पिछले वाले लेक्चर में। तो पावर टिलर का एवरेज कमांड एरिया कितना होता है? 5 हेक्टेयर। ठीक है, तो सारा एक डेटा है, बहुत इंपोर्टेंट डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एकेडमिक लेवल से भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव लेवल से तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ही है, लेकिन एकेडमिक लेवल से भी आप BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो अगर आप इस प्रकार का डेटा अपने एग्जाम में लिख के आते हो, एग्जाम कॉपी में आप लिख के आते हो, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ये हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसी को कंप्लीट हमने यहाँ पे किया है, 2 पार्ट में उसको हमने डिवाइड कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, आपको किसी तरह कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आने वाले जितने वीडियो है मैं फार्म सिंधी की अभी सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो फिर आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू।